नमस्कार, आप देख रहे देश की बात। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज देश की बात में हम बात करेंगे उन नेताओं की जो इस दल में थे, उस दल में चले गए या इस दल में हैं, उस दल में जाना चाहते हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उस दल में थे, इस दल में आए और अब फिर से वापस उस दल में जाना चाहते हैं। जी हाँ, बात होगी आज जितिन प्रसाद की जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका की राजनीतिक दखल के बाद जितिन प्रसाद जिस तरह से अपने आप को साइडलाइन समझ रहे थे और उसके बाद बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे वो कि बीजेपी में चले जाएं, आज उनको सफलता मिली है। इस बीच राजस्थान में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पिछले 10 महीने से खामोश चल रहा पायलट खेमा एक बार फिर से मुखर हो उठा है। हम आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस का अर्श से फर्श तक के सफर की कहानी में अब ये एक नया ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट के बाद आखिर जाएगी कहाँ कांग्रेस में ये जो नए रंगरूट हैं, ये जो नए चेहरे थे जो कहे जा रहे थे कि कांग्रेस का भविष्य अब यही है, अब एक एक करके जब ये कांग्रेस से किनारा कशी कर रहे हैं तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य कहाँ है, हम समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर और ये जो हमारे सूत्रों ने स्पष्ट किया है, बताया है हमें, वो हम आपको ज़रूर बता दें कि सरकार जम्मू को राज्य का दर्जा और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर विचार कर रही है। एक अगर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें, राज्यों की गिनती को देखें तो अब एक नया अध्याय शायद जुड़ सकता है बहुत जल्द। इसके अलावा हम अदालत की खबरों में बात करेंगे नवनीत राणा की, जिनकी सीट पर अब संकट हो गया है, नुसरत जहां जिनकी शादी पर संकट है और ये दोनों ही लोग सांसद हैं और अपनी खूबसूरती के लिए भी और मुखरता के लिए भी जानी जाती हैं, दोनों ही सांसद। इनके बारे में बात हम करेंगे। इसके अलावा तमाम अन्य खबरें तो होंगी ही, लेकिन आज पूरा देश एक तरह से उत्तर प्रदेश की ओर नज़र रखे हुए था और उत्तर प्रदेश की बात हम करें तो हलचल वहाँ शुरू हुई सुबह से कि एक कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। इस तरह की सुर्खियां आने शुरू हुई, इस तरह के फिलर्स मिलने शुरू हुए, शक तरह तरह के जताए जा रहे थे कि न जाने कौन चेहरा आ जाए, यहाँ तक कि अलग अलग नामों की भी शंकाएं शुरू हो गई थी। लेकिन अंततः जितिन प्रसाद सामने आए, अमित शाह से मिलने गए और उन्होंने कांग्रेस का पल्ला छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने आखिर जितिन प्रसाद को क्यों लिया है और पीयूष गोयल ने जिस तरह से ट्वीट करके कहा कि बस कुछ क्षणों का इंतज़ार कीजिए, एक बड़ा ऐलान हम करने वाले हैं, एक बड़ा नेता हमारे खेमे में आने वाला है। वाकई जितिन प्रसाद क्या इतने बड़े कद में थे कांग्रेस के अंदर, या अगर वहाँ थे तो क्या वही कमाल वो बीजेपी के अंदर कर पाएंगे? गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जल्द ही और इसको लेकर तरह तरह के समीकरण बीजेपी बिठाना शुरू कर चुकी है और विशेषकर ब्राह्मणों को खुश करने के लिए वो तमाम अन्य तरह की कवायद भी कर रही है और उसी श्रृंखला में जितिन प्रसाद के इस आमद को भी माना जा रहा है। बीजेपी की कसौटी पर जितिन प्रसाद कितना खरा उतरेंगे और क्यों बीजेपी ने जितिन प्रसाद पर दांव लगाया है, हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के सीनियर नेता जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें देश हित में काम करने वाला नेता बताया। साथ ही अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा दूसरे सभी दल अब व्यक्ति या क्षेत्र विशेष के ही होकर रह गए हैं। सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है।
जितिन प्रसाद ने पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट से खुद के कांग्रेस नेता होने का जिक्र भी हटा लिया था। इसके बाद से ही उन्हें लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान ही वो बीजेपी में शामिल होने वाले थे। बताया गया कि तब अमित शाह ने नैनीताल के दौरे से पहले उनसे मिलने के लिए जितिन पहले से वहां डेरा डाले हुए थे, लेकिन आखिर में कांग्रेस उन्हें मनाने में कामयाब रही थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से उनकी नाराजगी की चर्चाएं शुरू हो गई थी। ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाले जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री अगड़ी जातियों को लुभाने के लिहाज से अहम हो सकती है। जितिन प्रसाद ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ब्राह्मण चेतना परिषद नाम से संगठन की स्थापना की थी। यूपी में बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी के कयासों के बीच पार्टी उनको लेकर आई है। हालांकि जितिन बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। यूपी में बीजेपी के पास ब्रिजेश पाठक को छोड़कर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं है। ब्रिजेश भी बीएसपी से आए हैं, इसलिए बीजेपी के कुछ खेमों में उनकी स्वीकार्यता को लेकर संदेह जताया जाता रहा है। केंद्र में भी बीजेपी के पास बड़े ब्राह्मण नेता का अभाव है। वैसे देखा जाए तो जितिन हाफ ब्राह्मण हैं, क्योंकि उनकी मां ठाकुर और उनकी दादी पामेला प्रसाद कपूरथला के रॉयल सिख परिवार से थी। जितिन प्रसाद उस G23 या कांग्रेस के उन 23 नेताओं के समूह का हिस्सा भी थे जिन्होंने पार्टी में व्यापक सुधार की जरूरत बताते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पार्टी में पूर्णकालिक नेतृत्व की आवाज बुलंद की थी। वैसे पार्टी हाईकमान के खिलाफ असंतोष जताने के बावजूद जितिन को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रचार अभियान से जोड़ा गया था, लेकिन जितिन पूरी तरह फेल रहे और चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ये भी माना जा रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का सियासी दखल बढ़ा है, तब से जितिन को कांग्रेस में वो महत्व नहीं मिल रहा था जैसा राहुल गांधी के समय मिला करता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए जब राजबब्बर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, तब जितिन प्रसाद के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने जितिन की जगह अजय लल्लू को पार्टी की कमान सौंप दी। जितिन को यूपी से जुड़े फैसलों से भी दूर रखा जा रहा था और उनके करीबी नेताओं को भी जिला संगठन से हटा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और जितिन प्रसाद के जाने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। गौरतलब है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने की पृष्ठभूमि तभी बनने लगी थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्हें अंतिम चुनाव में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया था और जितिन प्रसाद को दरकिनार कर दिया गया था। माना ये जा रहा था कि जितिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया में भी एक तरह से शीत युद्ध की स्थिति है। लेकिन आज जब जितिन प्रसाद बीजेपी में चले गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही बीजेपी में हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद मेरे लिए हमेशा छोटे भाई की तरह हैं और उस भाई का बीजेपी में स्वागत है। जितिन प्रसाद ने भी कहा कि अब देश में यदि कोई पार्टी रह गई है तो केवल राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर केवल बीजेपी ही है, बाकी सभी तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान की राजनीति में भी उबाल आया हुआ है। 10 महीने बाद एक बार फिर से वहां बगावत के सुर उठने लगे हैं और बयानबाजी तेज है। अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे के बीच टकराव की स्थिति एक बार फिर से सामने है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि सचिन पायलट का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पायलट की मांग नाजायज नहीं है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हाल ही में कहा कि उनसे किए गए वायदे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। पायलट ने यह भी कहा कि पार्टी को सत्ता में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। पायलट के इस बयान के बाद फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं। राजस्थान की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, ये कहा जा रहा है। और इस बीच बीजेपी ने भी ये सचिन पायलट के प्रति पूर्ण सहानुभूति दिखाई है। राजस्थान में सचिन पायलट खेमा एक बार फिर बगावती सुर छेड़ता दिख रहा है। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बने कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर पायलट ने कहा कि 10 महीने हो जाने के बावजूद उनसे किए गए वायदे पूरे नहीं हुए हैं। पायलट ने ये भी कहा कि पार्टी को सत्ता में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
सचिन पायलट की बढ़ती नाराजगी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी अब पायलट के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने पायलट से जो वायदे किए थे पूरे करने चाहिए ताकि पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। भंवर जितेंद्र सिंह असम में कांग्रेस के प्रभारी है और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी तो खुद सचिन पायलट या पार्टी के प्रभारी नेता दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पायलट अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को उचित सम्मान देने के लिए हाईकमान से जो बातें हुई उन्हें पूरा कराने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें कही है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। राजनीतिक नियुक्तियां तुरंत की जानी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उठापटक किसी से छिपी नहीं है। पिछले साल अगस्त में सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान के कई कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। उस वक्त दोनों गुटों के नेता कई दिनों तक होटल में बाड़ेबंदी में रहे थे। इस बीच गहलोत सरकार को अस्थिर देखकर बीजेपी भी सक्रिय हो गई थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की दखल के बाद पायलट मान गए थे और मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब पायलट के ताज़ा बयान के बाद फिर से अटकलें शुरू हो गई है कि राजस्थान की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बीच सचिन पायलट ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि 24 घंटे पहले ही सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया था और साफ कर दिया था कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में पार्टी हाईकमान द्वारा अगर सचिन पायलट की बात नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में वो भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आप कांग्रेस की स्थिति देखें, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर जितिन प्रसाद और उसके बाद क्या सचिन पायलट भी कांग्रेस से नाता तोड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इनके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल भी कांग्रेस की कार्यशैली से नाराज चल रहे हैं। बीते साल सोनिया गांधी को 23 कांग्रेस नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी की कार्यशैली में बड़े बदलावों की मांग की थी। इनमें आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद मुख्य रूप से शामिल थे। गौरतलब है कि ये तमाम नेता सोनिया खेमे के माने जाते हैं और वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के इस दखल से खुश नहीं है। उधर जो ये नई पौध थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जितिन प्रसाद की और सचिन पायलट की, ये राहुल के करीबी थे। इन लोगों का टकराव सीनियर यानी वरिष्ठ नेताओं से होने लगा, जहां पे आप देख रहे हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत से भिड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नई और पुरानी पीढ़ी में ये टकराव कुछ इस कदर बढ़ रही है कि इसका सीधा सीधा खामियाजा कांग्रेस को होने वाला है। आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का 2014 के बाद से ही लगातार पराभव होता जा रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे और उसके पहले जब वो चुनावी सभाएं करते थे और उसके बाद भी हाल तक भी जितनी बार भी प्रधानमंत्री मोदी यदि चुनावी सभा करते हैं, अमित शाह कुछ बोलते हैं, बीजेपी कोई चुनावी सभा करती है, तो उसका एक जिसको कहा जाए बिल्कुल एक तरह की घोषणा है, एक तरह का जुमला है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। और इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सत्ता में आई तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद लगातार वो काम किया गया जिससे भारत को कांग्रेस मुक्त बीजेपी की तरफ से बनाया जाए। इसी वजह से हर राज्य से कांग्रेस के बड़े छोटे नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला चलता रहा और अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। अब तो टीम राहुल के सदस्य कहे जाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या जाने की तैयारी में है। आखिर सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस वाकई एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में क्यों सिमट कर रह गई है, एक बड़ा सवाल है। क्या ये इतना बड़ा दल छोटा बन के रह जाएगा? क्या ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी? क्या वाकई राहुल और प्रियंका में वो ताकत नहीं है कि वो इस पूरे दल को आगे बढ़ा सकें? क्या ये सही वक्त है जब कांग्रेस आत्ममंथन करे और इसकी कमान किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के हाथ में दे जो पार्टी के बागडोर को संभाल सके, आगे लेकर जा सके? आज कांग्रेस दिनों दिन दुबली होती जा रही है। कभी गांधी नेहरू विरासत की दावेदार रही पार्टी का नई पीढ़ी के नेता भी साथ छोड़ते जा रहे हैं।
जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार की नई पीढ़ी की पहली पसंद तो माने जाते रहे हैं, लेकिन दिनों दिन युवा नेताओं का विश्वास कम होता जा रहा है। यूं भी कहा जा सकता है कि नई पीढ़ी को समझ में आ चुका है कि कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए कड़ी और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, जबकि बीजेपी सबका दाम लगाने को तैयार है। ये अलग बात है कि कांग्रेस से गए नेताओं को मंत्री या मुख्यमंत्री पद मिलना बीजेपी में बहुत आसान नहीं है। असम कांग्रेस के ताकतवर नेता हेमंता बिस्वा शर्मा तो आज भी राहुल के कुत्ते पीडी का शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि उनसे बातचीत के वक्त राहुल जी पीडी से खेलने में मसरूफ न रहते तो ना तो बीजेपी में वो शामिल होते और ना ही आज असम के मुख्यमंत्री बनते। ये अलग बात है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की राह में आरएसएस ने खासी अड़चन पैदा की थी और उनके बगावत की धमकी देने पर ये ओहदा नसीब हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मोदी शाह कांग्रेस से आने वालों को बाहों में भर कर स्वागत करते हैं। बीजेपी का मकसद देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है और बीजेपी को देश की प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित करना है। इसलिए बीजेपी वोटों का समीकरण देखकर कांग्रेस के स्थापित नेताओं का मोल भाव लगा रहे हैं। जितिन प्रसाद जैसे नेताओं का सोचना भी कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है और कांग्रेस का फ्यूचर भी बदतर है। कांग्रेस आला कमान या यूं कहिए कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की उदासीनता ही असंतोष का सबसे बड़ा कारण बन रही कांग्रेस नेताओं में। ये इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष न दे पाना इतने बड़े पार्टी में न दे पाना निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं में निराशा फैलाता है, निराशा व्यक्त करता है जो भविष्य के प्रति आशावान है, जो अपना भविष्य देखते थे कांग्रेस पार्टी में। हालांकि कांग्रेस असंतुष्टों के जाने से अंदर ही अंदर खुश है। उनका जाना महफिल से निकाले जाने से तो बेहतर है। दरअसल 2022 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विरोधी दलों के असंतुष्ट नेताओं को दुलरा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता जो राहुल के राइट हैंड माने जाते रहे हैं, उन्हें बीजेपी युक्त बनाया जा रहा है। दरअसल इनमें से कई युवा नेता ऐसे हैं जिनके पिता को सोनिया गांधी के नेतृत्व संभालने के बाद असंतुष्ट नेताओं के तौर पर हमेशा देखा गया। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने तो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। राजेश पायलट तो गलत सलाहकारों की गलत सलाह के बहाने सोनिया गांधी की लगातार आलोचना करते रहे। माधवराव भले ही गांधी परिवार के करीबी रहे, लेकिन उनके पुत्र ज्योतिरादित्य को एमपी में सीएम न बनाया जाना पसंद न आया और यूपी चुनाव में प्रियंका का जूनियर सहयोगी बनना तो बेहद नागवार गुजरा। जितिन प्रसाद को भी भरोसा हो चला है कि उन्हें कुछ देने के बजाय प्रियंका किसी भी लल्लू को नेता बनाने का संदेश दे रही हैं। गांधी परिवार के बदलते नेतृत्व की वजह से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी भी पार्टी को 24 साल देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई। कहते हैं कि उनके भाई विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का सीएम राहुल गांधी ने ही बनाया, लेकिन वो भी पार्टी छोड़कर चल दिए। दलील दी गई कि हेमवती नंदन जी के वक्त से ही बहुगुणा परिवार के गांधी परिवार से रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जगदम्बिका पाल भी एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन स्थायित्व की तलाश में बीजेपी में शरण ले ली। दरअसल कांग्रेस में गांधी परिवार के आसपास की कोटरी क्षत्रपों को मजबूत करने का काम करती रही और क्षत्रप उन्हें लाभ पहुंचाने का काम करते रहे। यही वजह है कि अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता युवा नेताओं पर भारी पड़ते रहे। पंजाब कांग्रेस में भी भारी असंतोष का माहौल है और अमरिंदर सिंह ने पिछले चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर असंतुष्टों को ठंडा कर दिया था, लेकिन अब सिद्धू की अगुवाई में असंतुष्ट बदलाव के लिए टकराव चाहते हैं, लिहाजा दिल्ली दरबार को कलह कमेटी बनानी पड़ी। बीजेपी से ज्यादा बड़ा संकट कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह रहा। उधर गुजरात में भी पार्टी इसी वजह से कमजोर पड़ती गई। ओबीसी के बड़े युवा चेहरे अल्पेश ठाकोर भी पार्टी छोड़कर चले गए, तो मोदी से नाराज होकर कांग्रेस में आए शंकर सिंह वाघेला ने भी मुंह मोड़ लिया। राहुल टीम के खास माने जाने वाले अशोक तंवर, अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत कई नेता खुद को हाशिए पर पाते हैं। दरअसल गांधी परिवार की हर नई पीढ़ी अपनी पसंद की टीम चुनती रही है और पुराने नेताओं को धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचाती रही है। इंदिरा गांधी की टीम को संजय गांधी ने बदला, तो संजय की टीम को राजीव गांधी ने और सोनिया गांधी ने भी जरूरी रद्द-बदल किए। तो राहुल भी यही करना चाहते रहे, लेकिन अहमद पटेल पुराने नेताओं की अहमियत मैडम को समझाते रहे और राहुल के सलाहकारों को अपरिपक्व बताते रहे। बताया जाता है कि बदलाव की नाकाम कोशिशों के कारण ही राहुल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और आमूल चूल परिवर्तन के बगैर दोबारा पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को सबसे जरूरी माना जाता रहा है। इन्हीं 23 निष्ठावान नेताओं को आज अपनी पोजीशन पर खतरा नजर आ रहा है। इसलिए राहुल के मोदी बीजेपी पर हमले को लेकर कवर फायरिंग तक देना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अहमद पटेल के निधन के बाद इन नेताओं के खेमे में हलचल है। कांग्रेस आला कमान भी सब्र से वक्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन वक्त कांग्रेस का इंतजार करने को तैयार नहीं है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। और आप देख रहे हैं देश की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है। गौरतलब है कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच ये राहत दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि खरीफ सीजन के पहले ही एमएसपी घोषित की गई है और इसे बढ़ाया भी गया है। पिछले साल के मुकाबले में एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल की फसल पर की गई है। इसके बाद तुअर और उड़द पर एमएसपी बढ़ाई गई है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 3 अहम फैसले लिए गए। करोड़ों किसानों को एमएसपी खरीफ की राहत थी, तो खरीफ सीजन के पहले ही वो घोषित की है और बढ़ी भी है। और इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत जाके ममता बनर्जी से उन्होंने कोलकाता में मुलाकात की है और कहा है कि ममता बनर्जी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र के बड़े दुश्मन को हराया है और इसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। इस वजह से भी सियासी हलके में बड़ी हलचल है कि आखिर राकेश टिकैत के इस मुलाकात को किस तरह से लिया जाए। उधर एक बड़े फैसले की जो हम बात कर रहे हैं, लगातार सरकार अब एक्शन मोड में दिख रही है और बहुत जल्द केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लेने वाली है। जम्मू कश्मीर में तेज हुई सुरक्षा बलों की हलचल के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है दिल्ली में, और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार जम्मू को अब पूर्ण राज्य और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी में है। मनोज सिन्हा से इसी बाबत जानकारी ली गई। खबरों के मुताबिक मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और गृह सचिव से भी मंत्रणा हुई। संभावना ये जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार ये तोहफा देश को दे सकती है और बड़ी घोषणा हो सकती है। जब मुल्क कोरोना बद इंतजामी पर सवाल खड़े कर रहा है, तब ध्यान बांटने के लिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसे सख्त कदम याद कराना सरकार के लिए लाजमी है। और अगर मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर घाटी को अलग थलग कर जम्मू को राज्य का दर्जा देने की कवायद हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाने जैसा है। अमित शाह 2019 में 5 अगस्त के पहले भी बहुत खामोश थे और अब यूपी चुनाव से पहले मनोज सिन्हा को बुलाकर अमित शाह का रिपोर्ट लेना अपने आप में बहुत अहम समझा जा रहा है। खबर यह है कि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ये ऐलान करने की तैयारी में है कि अब जम्मू कश्मीर को जम्मू राज्य का दर्जा दे दिया जाए। वहीं कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य के रूप में प्रशासित किया जाए। इसके लिए बाकायदा जम्मू में सियासी माहौल बनाना शुरू भी कर दिया गया है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले 6 जून को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की थी। इस समीक्षा बैठक में खुफिया एजेंसी आईबी के निदेशक अरविंद कुमार, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, पूर्व मुख्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता भी मौजूद रहे। यही नहीं, सुब्रमण्यम ने अब डॉक्टर अरुण मेहता को मुख्य सचिव का कार्यभार पूरी तरह से सौंप दिया है। दरअसल हर साल की तरह अमरनाथ यात्रा होनी है, लेकिन धारा 370 के हटाए जाने के बाद 2019 में यात्रा का समय कम कर दिया गया था, तो पिछले साल कोविड की वजह से रोक दी गई थी। ऐसे में सभी की निगाहें यात्रा पर हैं, जिससे सूबे में होने वाली उठापटक का अंदाजा मिल सके। फिलहाल घाटी में सुरक्षा बलों की बढ़ती आवाजाही ने सियासतदानों में हलचल पैदा कर दी है। हालांकि इस आवाजाही को रूटीन बताया जा रहा है।
लेकिन पाकिस्तान ने बदलाव की तैयारियों को भांप लिया और भारत के खिलाफ मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है। वहीं घाटी के नेताओं को इस बात की भी पूरी उम्मीद रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के सवाल उठाने के बाद केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है। लेकिन केंद्र अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर अब पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि जम्मू को अलग राज्य बनाकर कश्मीर मुद्दे को अंदरूनी मसला बताने की तैयारी में है। सरकार की इन तैयारियों से घाटी के नेताओं में बौखलाहट बढ़ गई है, लेकिन जानकारों को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि राज्य में परिसीमन होने के बाद ये बदलाव किए जाएंगे। दरअसल परिसीमन के जरिए जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदलना आरएसएस के एजेंडे में बहुत पहले से रहा है। कश्मीर में दूसरे राज्यों से लोगों को यहाँ लाकर बसने का अधिकार देने के पीछे भी यही मकसद माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल्य राज्य रहा है। ऐसे में धारा 370 हटाए जाने और बदलाव को स्थायी बनाने के लिए ये कदम जरूरी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच भारत सरकार फूंक फूंक कर इस तमाम मसले पर कदम रख रही है। गौरतलब है कि हाल फिलहाल में यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान का पक्ष ले लिया था और कश्मीर के मसले पर एक बयान दिया था, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद से भारत कश्मीर को लेकर बेहद सजग है। इस बीच चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा ही युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां बेहद चौकन्नी हैं और वहां पे अब राफेल की भी तैनाती कर दी गई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना के 20 से अधिक लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सामने हुए युद्धाभ्यास किया और सूत्रों ने ये भी बताया कि उस युद्धाभ्यास में उसी एयरबेस से किया गया जहां से पिछले साल पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने अपने जवानों को सारी मदद पहुंचाई थी। सूत्रों ने कहा है कि भारत ने अपनी उच्च तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमानों सहित अपने तमाम लड़ाकू विमान बेड़े को सक्रिय कर दिया है। चालाक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख के पास अपनी सीमा से फाइटर जेट तैनात कर चीन ने बड़ा अभ्यास किया। भारतीय क्षेत्र के उस पार चीन के 21-22 लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया। इनमें मुख्य तौर पर J-11 फाइटर जेट्स शामिल थे, जो रूसी लड़ाकू विमान Su-27 की नकल हैं। कुछ J-16 लड़ाकू विमान भी एक्सरसाइज में शामिल रहे। सूत्रों ने बताया कि हाल ही में हुए इस अभ्यास पर भारत ने काफी करीब से नजर रखी हुई थी। चीन ने इस एक्सरसाइज को होटन, गारगुंसा और काशगर समेत कुछ एयरफील्ड्स में अंजाम दिया, जिन्हें हाल ही में अपग्रेड किया गया है। पूर्वी लद्दाख में तनाव के बाद चीन ने LAC से सटे अपने सैन्य हवाई अड्डों को अपग्रेड किया है। सूत्रों के मुताबिक किस हवाई अड्डे पर कितने लड़ाकू विमान मौजूद हैं, इसको छिपाने के लिए चीन ने कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। पिछले साल से भारतीय लड़ाकू विमानों की भी लद्दाख क्षेत्र में गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। इंडियन एयरफोर्स भी नियमित तौर पर MiG-29 लड़ाकू विमानों की टुकड़ी को तैनात करता रहा है और अब IAF नियमित तौर पर अपने सबसे विध्वंसक राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख के आसमान में उड़ा रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों से एयरफोर्स की ताकत काफी बढ़ गई है और अब तक भारत को 24 राफेल लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। पिछले साल अप्रैल मई में सैन्य तनाव के शुरुआती दौर में इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 और MiG-29 को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात किया था। इन लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी विमानों की तरफ से एयर स्पेस के उल्लंघन की कोशिश को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। लद्दाख रीजन में इंडियन एयरफोर्स को चीनी एयरफोर्स पर बढ़त हासिल है, क्योंकि चीन के लड़ाकू विमानों को काफी ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरना पड़ता है, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान मैदानी इलाकों से उड़ान भरकर तुरंत ही पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर देश भर में कहीं भी तेजी से अपने एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को तैनात कर सकती है और उसका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल भी कर सकती है। इसी बीच चीनी राजदूत सुन वेदांग ने कहा है कि परामर्श और बातचीत के जरिए सीमा पर मतभेदों को सुलझाना चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए कि चीन भारत सीमा विवाद इतिहास की विरासत है। सुन वेदांग ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सीमा प्रश्न को सही जगह पर रखा जाना चाहिए।
मंगलवार को इंडियन यूथ लीडर्स के साथ ऑनलाइन चर्चा में चीनी राजदूत सुन ने कहा कि चीन और भारत को सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहिए और महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिए। राजदूत सुन की ये टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चल रहे सीमा संघर्ष की पृष्ठभूमि में आई है। ब्यूरो रिपोर्ट। और कुछ खबरें अदालत की दुनिया से। आज महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से जब कल झटका लगा, उसके बाद से उनकी सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। अदालत ने उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया। कोर्ट की ओर से नवनीत राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। कोर्ट ने अब फर्जी सर्टिफिकेट को तुरंत जमा करने के लिए कहा है। ऐसे में अब उनकी सांसदी पर गंभीर संकट है, क्योंकि अमरावती लोकसभा सीट एससी के लिए आरक्षित थी। अमरावती से लोकसभा की सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाण पत्र को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूर्व सांसद आनंद राव अटसुल ने नवनीत कौर राणा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आनंद राव अटसुल ने कोर्ट में दावा किया था कि उनका जाति प्रमाण पत्र जाली है। न्यायमूर्ति R.D. धानुका और न्यायमूर्ति V.G. बिष्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया और प्रमाण पत्र सरेंडर करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया। अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था। नवनीत कौर राणा यहां से चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की थी। आनंद राव का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 6 हफ्ते के भीतर नवनीत कौर राणा अपने सभी प्रमाण पत्र जमा करें। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा दिखाई दे रहा है। कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप पहली बार सांसद बनी राणा अपनी सीट खो सकती हैं, क्योंकि ये सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। एडवोकेट कोर्डे ने दावा किया कि दस्तावेज जाली है। दस्तावेज पर अलग अलग जगहों पर स्याही के अलग अलग रंग का प्रयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि खालसा कॉलेज के अधिकारियों ने सतर्कता सेल के अधिकारी का निरीक्षण करने से इनकार कर दिया और केवल उनके रजिस्टर की फोटोकॉपी दी। महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राणा 2019 में एनसीपी के समर्थन से तत्कालीन शिवसेना सांसद आनंद राव अटसुल को हराकर लोकसभा सांसद चुनी गई। कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रतिवादी यानी कि राणा ने फर्जी दस्तावेज पेश करके फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और जाति जांच समिति ने फर्जी तरीके से उक्त जाति प्रमाण पत्र को मान्य किया है। ऐसे जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए और जब्त किया जाए। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की धोखाधड़ी से प्राप्त प्रमाण पत्र को रद्द करने पर कानून के सभी परिणामों का पालन किया जाएगा। पीठ ने अंत में जांच समिति से कहा कि जाति प्रमाण पत्र को मान्य करने से पहले उसे अधिक सतर्क और सावधान होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। नवनीत कौर राणा जो अपनी मुखर आवाज़ और साथ ही अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं, और एक ऐसी ही सांसद और भी हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपने अभिनय के लिए भी जानी जाती हैं। टीएमसी की नुसरत जहां भी इन दिनों चर्चा में है, समस्या में है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नई नई दुल्हन बनी टीएमसी सांसद और बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नुसरत जहां संसद भवन पहुंची तो हर किसी की नज़र उनकी ही ओर थी। नुसरत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। आज एक बार फिर से नुसरत जहां सुर्खियों में रही, लेकिन इस बार नुसरत अपनी शादी के टूटने और अपनी शादी की वैधता पर सवाल उठाने की वजह से चर्चा में हैं। अपने पति निखिल जैन से विवाद के बाद नुसरत ने तुर्की में हुई शादी को कानूनी रूप से अमान्य करार दिया और कहा कि ऐसे में तलाक की कोई जरूरत ही नहीं है। नुसरत ने अपने पति पर पैसे और पुश्तैनी गहने चुराने का भी आरोप लगाया है। उधर नुसरत से मुक्ति पाने के लिए निखिल जैन अदालत की शरण में चले गए हैं। मामले की सुनवाई अगले महीने जुलाई में होगी। जिस शादी ने सारे जहां की सुर्खियां बटोरी, अब वही शादी सवालों में है। जिसने शादी की वही अब शादी पर सवाल उठा रहा है। जी हां, बंगाली एक्ट्रेसेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने खुलासा किया है कि उनकी शादी मान्य ही नहीं है। नुसरत जहां ने 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ तुर्की में शादी की थी, लेकिन अब पति से विवाद होने के बाद नुसरत जहां का कहना है कि उनकी शादी मान्य नहीं है, तो तलाक कैसा? नुसरत जहां ने कहा कि शादी एक विदेशी जमीन पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार शादी अमान्य है।
इसके अलावा क्योंकि ये शादी दो अलग धर्मों के लोगों के बीच में हुई थी, इसलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी शादी पर सवाल उठाते हुए नुसरत जहां ने साफ कर दिया है कि हमारी कथित शादी कानूनी रूप से वैध और मान्य नहीं है, और ये कानून की नजर में शादी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक रिलेशनशिप या फिर लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में नुसरत जहां का कहना है कि जब शादी मान्य ही नहीं तो तलाक का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल पिछले कुछ समय से नुसरत और उनके पति निखिल के बीच में अनबन की खबरें आ रही थी। निखिल ने बताया कि वो 6 महीने से साथ भी नहीं है। इन्हीं सब के बीच नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरों ने भी तूल पकड़ा, जिस पर निखिल ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं, और अगर नुसरत प्रेग्नेंट है भी तो वो बच्चा उनका नहीं है। इन सब के बीच में नुसरत के पॉपुलर एक्टर और बीजेपी नेता यशदास गुप्ता के साथ अफेयर की खबरों को भी हवा मिल रही है। खबरें हैं कि दोनों पिछले साल दिसंबर राजस्थान ट्रिप पर गए थे। यहाँ से दोनों नजदीक आए। अब इस मामले में लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी दखल दिया है। तस्लीमा नसरीन ने नुसरत जहां की प्रेगनेंसी पर फेसबुक पोस्ट शेयर किया। तस्लीमा ने अपने पोस्ट में नुसरत को सलाह देने के अलावा उनकी तारीफ भी की। नुसरत और निखिल के बीच विवाद घर की 4 दीवारी से निकलकर सरेआम हो चुका है। पति पत्नी के बीच विवाद होने, हालात इतने खराब हो जाने के साथ साथ जिंदगी गुजर नहीं किया जा सके। ऐसी स्थिति में तलाक की नौबत आती है, लेकिन नुसरत जहां के मामले में सवाल शादी की वैधता पर ही खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो केरल में मानसून आने में भले ही एक दिन की देरी हो गई हो, लेकिन मुंबई में मानसून ने वक्त से एक दिन पहले ही दस्तक दे दिया है। मुंबई में सुबह से ही मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। हाल ये है कि कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। मुंबई के लाइफलाइन लोकल ट्रेनों को भी रोकना पड़ा है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से लोकल ट्रेनों को धीरे धीरे ही चलाया जा रहा था, जिससे दफ्तर और अपने दूसरे कामों के लिए पहुंचने में लोगों को खासी परेशानी हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस बीच मानसून अब देश भर में छाने को तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में करीब 14 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई पर मॉनसून वक्त से एक दिन पहले ही मेहरबान हो गया। मुंबई में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश इतनी तेज कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य तौर पर मुंबई में मॉनसून हर साल जून में आता है, लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले ही दस्तक दे दी। मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए लोकल ट्रेन सेवा को कुर्ला और CSMT स्टेशन के बीच ही सुबह रोक दिया गया। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन्स के भी थमने से एक बार फिर से मुंबई थम गई है। जैसे तैसे दूसरे साधनों के जरिए लोग अपने दफ्तर और काम पर पहुंचे। एक तो कोरोना का कहर, उस पर जबरदस्त बारिश ने मुंबई को मुसीबत में डाल दिया। शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। मुंबई के माटुंगा इलाके में एक फ्लाईओवर के नीचे बारिश के चलते पानी भर गया। सायन इलाके में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अब रफ्तार पकड़ रहा है। अगले कुछ दिन में मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बचे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश के आसार है। अगले 4 से 5 दिन में करीब 14 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून के बाद पूर्वी भारत और उससे लगे मध्य भारत में, खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र में 11 जून को, बंगाल और बिहार 11 से 12 जून को, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी गुजरात के तट पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में 8 जून तक करीब 33.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 1 से 8 जून तक होने वाली सामान्य औसत बारिश से 18% ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और आप आज देखेंगे धरोहर में एक विशेष स्थान जहां हिंदुओं की बड़ी आस्था है। अपने विशेष सेगमेंट में धरोहर में आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के
तिरुपति बालाजी मंदिर की। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां हमेशा दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है, लेकिन कुछ मंदिर वाकई धरोहर हैं। इन्हीं मंदिरों में शुमार है तिरुपति का बालाजी मंदिर। बालाजी या भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए इस मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण दक्षिण द्रविड़ शैली में किया गया है और अपनी वास्तुकला और स्थापत्य कला और शिल्प कला के लिए ये एक नायाब उदाहरण है धरोहर का। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर देश की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। द्रविड़ शैली का बेहद नायाब नमूना है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है। बालाजी या भगवान वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए इस मंदिर को श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु अपनी पत्नी मां लक्ष्मी के साथ विराजमान है। तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना यह भव्य मंदिर भगवान विष्णु के 8 स्वयंभू मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान की मूर्ति बड़ी रहस्यमयी मानी जाती है। कहते हैं मंदिर में स्थापित तिरुपति बालाजी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि वो जमीन से प्रकट हुई है। इसलिए वेंकटाचल पर्वत को भी भगवान का रूप माना जाता है, जहां भक्त नंगे पैर ही आते हैं। माना जाता है कि भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। शायद इसी वजह से मंदिर में स्थापित मूर्ति हमेशा नम रहती है। मान्यता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं हैं। भक्तों का मानना है कि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर खुद ही विराजते हैं। ऐसे में जब लोगों की मुरादें पूरी होती हैं तो श्रद्धालु यहाँ आकर अपना बाल दान करते हैं। तिरुपति बालाजी के मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं तरफ एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी के बारे में यह कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान तिरुपति बालाजी की पिटाई की गई थी, जिस वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इसी कारणवश तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर सके। अब यह प्रथा बन गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में रोजाना देसी घी के 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ के कारीगर 300 साल पुरानी पारंपरिक विधि का प्रयोग करते हैं। इन लड्डुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर की गुप्त रसोई में बनाया जाता है। इस गुप्त रसोई घर को लोग पोटू के नाम से भी जानते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को जागृत मंदिर माना जाता है, जहां भगवान वेंकटेश्वर भक्तों की हर मुरादें पूरी करते हैं। ये भक्तों की आस्था ही तो है कि यहाँ दान के रूप में करोड़ों रुपए सोना चांदी दान किए जाते हैं। यही वजह है कि भारत के सभी मंदिरों में से तिरुपति बालाजी मंदिर को सबसे अमीर माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज देश की बात में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।